जैसे ही उस लड़के ने अपनी आंखें खोलीं, वो तुरंत शॉक में जम गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब रियल वर्ल्ड में नहीं रहा, बल्कि अपने फेवरेट गेम के अंदर आ चुका है। सिचुएशन और भी खराब तब हो गई जब उसने आसपास देखा। गॉब्लिन्स बेचारे गांव वालों को बेरहमी से मार रहे थे। विलेजर्स चीख कर उसे भागने को कह रहे थे। इसी बीच अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप हुई, जिसमें उससे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, वो कौन सी क्लास चूज करना चाहता है। इस मोमेंट पर एलन को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ा। जहां आमतौर पर लोग कॉम्बैट क्लास चूज करते, एलन ने सबको सरप्राइज करते हुए क्राफ्टर क्लास सेलेक्ट की। गेम में ये क्लास पहले काफी वीक और ट्रैप मानी जाती थी, क्योंकि इससे बने आइटम्स ज्यादा पावरफुल नहीं होते थे। लेकिन एलन ने समझा कि अब ये रियलिटी अलग है। उसकी पुरानी दुनिया की नॉलेज अब भी उसके पास है, और इस सिस्टम का एक हिडन मैकेनिक भी। वो किसी भी चीज को क्राफ्ट कर सकता है, बस उसे उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। अपनी इंजीनियरिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज का यूज करते हुए एलन ने मिडीवल टूल्स तक खुद को लिमिट नहीं किया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और माना का यूज करके एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल क्रिएट कर दी। एक ऐसा वेपन जो लेवल 1 कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ओवरपावर्ड था। विलेजर्स ये देखकर हैरान रह गए कि एक वीक क्राफ्टर इतना डेंजरस वेपन यूज कर रहा है। एलन ने बिना टाइम वेस्ट किए वेपन उठाया और गॉब्लिन्स पर फायर खोल दिया, उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। इस मिडीवल दुनिया में मॉडर्न वेपन्स का होना उसकी क्लास को एकदम गॉड टियर बना रहा था। विलेजर्स की मदद के लिए एलन ने 2 और राइफल्स क्राफ्ट करके उन्हें दे दी। शुरू में विलेजर्स डरे हुए थे कि कहीं वो अपने लोगों को ही ना मार दें, लेकिन एलन ने उन्हें बताया कि उसने वेपन्स में रिस्ट्रिक्शन प्रोग्राम किया है, ये सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही डैमेज करेंगे। अपनी बात प्रूव करने के लिए उसने एक विलेजर पर फायर भी किया, जिससे सब लोग पहले तो डर गए, लेकिन जब उस आदमी को कुछ नहीं हुआ तब उन्हें यकीन आ गया। इसके बाद विलेजर्स ने मिलकर बाकी गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। तभी एलन के सामने एक लेवल अप नोटिफिकेशन आई। उसने नोटिस किया कि जब भी कोई उसके क्राफ्टेड वेपन से एनिमीज को मारता है तो उसका कुछ एक्सपीरियंस उसे भी मिलता है। ये डिस्कवरी उसके लिए गेम चेंजर थी, क्योंकि अब वो बहुत फास्ट लेवल अप कर सकता था। ग्रैटिट्यूड के रूप में एक विलेजर ने उसे एक फायर मैजिक स्टोन दिया, जो एक गॉब्लिन से मिला था। ऐसे स्टोन्स नॉर्मली गिल्ड्स में बेच दिए जाते थे, लेकिन एलन ने डिसाइड किया कि वो इसे अपने क्राफ्टिंग में यूज करेगा। तभी एक पावरफुल लेवल 13 गॉब्लिन नाइट वहां आ गया, जो एरिया का बॉस लग रहा था। विलेजर्स ने ट्राई किया, लेकिन उनकी राइफल्स उसके हैवी शील्ड के सामने यूजलेस साबित हुई। सब ने एलन को भागने को कहा, लेकिन एलन ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने फायर मैजिक स्टोन को यूज करके एक नया वेपन क्राफ्ट किया, एक हाई पावर्ड रॉकेट लॉन्चर जिसमें एक्सप्लोसिव एट्रीब्यूट्स थे। उसने एम लिया और एक ही शॉट में गॉब्लिन नाइट पर फायर किया। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि बॉस तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। इस जीत के बाद एलन का लेवल और भी तेजी से बढ़ने लगा, और उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में उसकी क्राफ्टर क्लास एक्चुअली सबसे पावरफुल बन सकती है। उसने नोटिस किया कि उसकी लेवल सीधा 4 तक जंप कर गई थी। एलन ने यह भी समझा कि मैजिक स्टोन से बने वेपन्स काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी लिमिटेशन है। जैसे ही उनकी एनर्जी खत्म होती है, वो टूट जाते हैं। इसलिए उसे अपने रिसोर्सेज का यूज काफी केयरफुली करना होगा। गांव वाले उस रुकी को देखकर हैरान रह गए, जो अभी अभी एक बॉस को सिंगल हिट में खत्म कर चुका था। एलन खुद अपनी पावर को लेकर हम्बल रहा, लेकिन बिना जाने ही वो अब उस इंसान बन चुका था जो डीमन लॉर्ड के खिलाफ चल रही लंबी जंग का रुख बदल सकता था। भले ही उसे अभी अपने इम्पैक्ट का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन वो पहले से ज्यादा डिटरमिन्ड हो गया। उसने डिसाइड किया कि इस नई जिंदगी में वो सबसे पहले टॉप तक पहुंचकर रहेगा। कहानी आगे बढ़ती है, जहां एलन खुद को एक रॉकी कैनियन में पाता है। सामने एक मैसिव रॉक गोलम खड़ा होता है। उसका लेवल अब 13 हो चुका था, लेकिन वो समझ गया कि लेवल 20 का ये मॉन्स्टर उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा पावरफुल है। शुरुआत में एलन ने अपनी स्टैंडर्ड ब्लैक असॉल्ट राइफल से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे। गोलम पत्थर से बना हुआ था, इसलिए बुलेट सिर्फ छोटे टुकड़े तोड़ पा रही थीं, जो मॉन्स्टर तुरंत ग्रीन रीजेनरेटिव एनर्जी से रिपेयर कर लेता था। एलन ने ऑब्जर्व किया कि चाहे उसने अपने वेपन का अटैक पावर 175 तक बूस्ट कर दिया हो, फिर भी सिर्फ फिजिकल अटैक से इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस और हीलिंग को बीट करना मुमकिन नहीं था। ये चैलेंज उसे एक नई स्ट्रैटेजी ट्राई करने पर मजबूर करता है। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी राइफल में एक स्पेशल अटैचमेंट ऐड करेगा। उसने एक मेटल स्लॉट क्राफ्ट किया जो मैजिकल मटेरियल्स होल्ड कर सके। फिर उसने पहले से कलेक्ट किया हुआ एक मैजिक स्टोन उस स्लॉट में इंटीग्रेट किया, ताकि वो गोलम की नेचुरल आर्मर को बाईपास कर सके। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वेपन में ब्लू लाइटनिंग सर्ज होने लगी और उसका डिजाइन बदलकर पैटर्न्ड ग्रे हो गया। इस मॉडिफिकेशन ने उसकी बुलेट्स को एक स्पेशल पियर्स इफेक्ट दे दिया, ऐसा एट्रीब्यूट जो एनिमी की फिजिकल डिफेंस को इग्नोर कर सकता था। जब गोलम उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, एलन ने एक ही अपग्रेडेड शॉट फायर किया। अब बुलेट में मैजिकल पियर्सिंग प्रॉपर्टीज थीं, जिससे इम्पैक्ट के साथ ही एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और गोलम हजारों छोटे पत्थरों में टूट गया। इस जीत के साथ एलन का लेवल 14 तक बढ़ गया।
उसने अपने गियर को चेक करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट बात नोटिस की। वेपन खुद सेफ रहता है, लेकिन जो मैजिक स्टोन अटैचमेंट में यूज होता है वो एनर्जी खत्म होते ही ब्रेक हो जाता है। ये उसके लिए एक्चुअली रिलीफ था, क्योंकि अब उसे पूरा वेपन दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टोन रिप्लेस करना होता है। जब उसने गोलम के रिमेन्स से एक और नया येलो मैजिक स्टोन उठाया, उसका लेवल 15 हो गया। ये रैपिड ग्रोथ सिर्फ उसकी खुद की फाइट्स की वजह से नहीं थी। एक नोटिफिकेशन से पता चला कि जिन विलेजर्स को उसने पहले राइफल्स दी थीं, उन्होंने उन्हीं वेपन्स का यूज करके अपने गांव को एक ओर्क होर्ड से सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। एलन ने पहले ही कई फार्मिंग विलेजेस में जाकर ये मॉडर्न वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अब उसे पूरी लैंड से एक स्टेडी स्ट्रीम में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। उसने इस सिस्टम को एक तरह का पैसिव इनकम माना, जहां वो खुद भी स्ट्रांग हो रहा था और साथ ही दुनिया को सेफर बना रहा था। एलन को अब पूरा यकीन हो गया था कि क्राफ्टर क्लास चूज करना उसका सही डिसीजन था, लेकिन उसकी ये तेजी से हो रही ग्रोथ एडवेंचरर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स का ध्यान खींच लेती है। गिल्ड के एक बड़े असेंबली हॉल में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एक मैजिकल मिरर में एलन का डेटा देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि एक रूकी सिर्फ 4 दिन में लेवल 4 से 15 तक कैसे पहुंच गया, वो भी एक ऐसी क्लास के साथ जिसे वो लोग बेकार समझते थे। सच जानने के लिए एक डार्क हेयर्ड आदमी एलन की रॉक गोलम साइट की रिकॉर्डिंग सबके सामने प्रोजेक्ट करता है। फुटेज देखकर सब स्टन रह जाते हैं। एक लेवल 15 एडवेंचरर अजीब सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके इतने हाई डिफेंस मॉन्स्टर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑफिशियल्स कंक्लूड करते हैं कि भले ही उसका लेवल लो हो, लेकिन उसकी एक्चुअल फायर पावर एक लेवल 50 वॉरियर के बराबर है। वहीं एक स्ट्रिक्ट और चश्मा पहने हुए आदमी उस रिकॉर्डिंग को काफी सस्पिशियस इंटरेस्ट के साथ देखता है। वो सजेस्ट करता है कि शायद एलन वही वेसल है जिसे गिल्ड काफी टाइम से ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ एलन को इस सब का कोई आइडिया नहीं होता। वो अपनी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए एक डेजर्ट रीजन में पहुंचता है, जहां उसका सामना लेवल 27 के सैंड वर्म बॉस से होता है। एलन एनालाइज करता है कि क्रीचर का हेल्थ हाई है, लेकिन डिफेंस रिलेटिवली लो है। परफेक्ट टारगेट स्टैग्ड मॉडिफायर्स टेस्ट करने के लिए। इस बार वो एक नया हैंडगन क्राफ्ट करता है, जिसका बेस अटैक पावर काफी ज्यादा होता है। साथ ही वो उसमें एक एडिशनल ऑप्शन ऐड करता है जो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा देता है। सेफ्टी के लिए वो एक फ्रीज एड ऑन भी अप्लाई करता है, जो एक मैजिक स्टोन से पावर्ड होता है। जैसे ही सैंडवर्म उस पर अटैक करता है, एलन तेजी से बुलेट्स फायर करता है। तुरंत ही वो जायंट क्रीचर आइस के एक मैसिव पिलर में जम जाता है। अगले ही मोमेंट में वो शार्ड्स में टूटकर बिखर जाता है। इस फाइट के बाद एलन कंफर्म करता है कि उसकी क्राफ्टर क्लास इतनी पावरफुल है कि वो सिंपल हैंड गन से भी बॉस लेवल एनिमीज को वन शॉट कर सकता है। शाम होते ही एलन एक नियर बाई टाउन में जाता है ताकि अपने कलेक्ट किए हुए मैजिक स्टोन्स को पैसे में कन्वर्ट कर सके। गिल्ड काउंटर पर जाकर जब वो कलर्ड जेम्स का एक बड़ा सा पाइल रखता है, तो रिसेप्शनिस्ट एकदम शॉक हो जाती है। जब एलन अपना नाम बताता है तो उस औरत का बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है। वो घबराकर काउंटर छोड़कर भाग जाती है और एलन वहां कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा हॉल ब्लू और सिल्वर आर्मर पहने गार्ड से भर जाता है। एक गार्ड आगे बढ़कर एलन को बताता है कि वो सस्पिशन के अंडर है और उसे तुरंत हेडक्वार्टर्स ले जाना होगा। एलन सिचुएशन को समझ भी नहीं पाता कि उसे डिफेंड करे, उससे पहले ही ब्लू मैजिकल चेन्स उसके बॉडी को टाइटली बाइंड कर देती हैं और एक पावरफुल क्राफ्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में एडवेंचरर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स के एक हाई एंड मीटिंग हॉल में एलन को ले जाया जाता है। वहां कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एक बड़े टेबल के आसपास बैठे होते हैं और एलन बीच में मैजिकल चेन से बंधा होता है। गिल्ड मास्टर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे रिलीज किया जाए। जैसे ही कमांड मिलती है, मैजिकल बाइंडिंग्स टूटकर गायब हो जाती हैं। मैजिक के डिसिपेट होते ही मास्टर एलन की आइडेंटिटी कंफर्म करता है और उसे इतने एग्रेसिव तरीके से लाने के लिए माफी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एलन की रैपिड लेवलिंग ने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी, इसीलिए उससे पर्सनली मिलना जरूरी था। एलन पूरी सिचुएशन में सरप्राइजिंगली काम रहता है, जैसे अरेस्ट का उस पर कोई खास असर ही नहीं पड़ा हो, और कैजुअली अपने हाथ रब करते हुए उनकी बात सुनता है। तभी एक इरिटेटेड काउंसिल मेंबर अचानक टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो गया और डिमांड किया कि एलन उन्हें उस अजीब वेपन गन के टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करे। एलन ने शांत तरीके से मना कर दिया। उसने कहा कि ये टेक्नोलॉजी इस दुनिया के लोगों की समझ से काफी आगे है। इस बात पर एक दूसरा काउंसिलमैन थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोल पड़ा कि शायद एक सिंपल क्राफ्टर बस वेपन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। एलन ने तुरंत समझ लिया कि ये सिर्फ उससे प्रोवोक करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश है, इसलिए एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देगा। उसने अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी एक्टिवेट की और ब्लू एनर्जी के स्वर्ल के साथ एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल मैनिफेस्ट कर दी। जैसे ही वेपन टेबल पर आकर रुकता है, काउंसिल मेंबर्स उसका स्टेटस चेक करते हैं और शॉक हो जाते हैं। वेपन का अटैक पावर 50 था
और जब उन्हें पता चलता है कि ये पावर यूज़र के लेवल के साथ स्केल होती है और 30 कंसेक्यूटिव शॉट्स फायर कर सकती है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये एक हाई रैंकिंग नाइट के बराबर डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल रखता है। जब ऑफिशियल्स अभी भी इस डिस्कवरी से रिकवर कर रहे होते हैं, एलन कैजुअली टर्न लेकर वहां से निकलने लगता है। वो कह देता है कि वो अभी लेवल 999 कैप तक पहुंचने के मिशन पर है और उसके पास टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। गिल्ड मास्टर उसे रोककर पूछता है कि क्या उसका फाइनल गोल डीमन किंग को डिफीट करना है। एलन सीधा जवाब देता है कि हाँ, वो इस थ्रेट को खत्म करना चाहता है, खासकर क्योंकि डीमन आर्मी ने ह्यूमन सिटीज को काफी तबाह किया है। वो उन्हें बोलता है कि अगली बार मिलना हो तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट करें और फिर निकलने लगता है। लेकिन उसके जाने से पहले गिल्ड मास्टर एक सजेशन देता है। वो कहता है कि अगर एलन किसी एडवेंचरर क्लैन ज्वाइन करे तो उसकी लेवलिंग और एफिशिएंट हो सकती है। साथ ही वो उसे एक प्रेस्टीजियस ए रैंक ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाने की ऑफर भी देता है। ये सुनते ही बाकी काउंसिल मेंबर्स के बीच हंगामा मच जाता है। सब अपनी अपनी तरफ से उसे रिक्रूट करने लगते हैं, अपने प्रिफर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेकर। एलन उन सबको एक ही लाइन में चुप करा देता है, ये कहकर कि उसे किसी ग्रुप में इंटरेस्ट नहीं है। वो अकेला रहकर काम करना प्रेफर करता है ताकि फ्रीली मूव कर सके। आखिरकार स्टंड ऑफिशियल्स उसकी बात मान लेते हैं और एलन वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद गिल्ड मास्टर डिसाइड करता है कि देश के बेस्ट ब्लैकस्मिथ्स को बुलाया जाए ताकि वो एलन के छोड़े हुए राइफल का एनालिसिस कर सकें। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक लेवल 15 क्राफ्टर इतनी एडवांस्ड मशीन बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है वुल्फ माइन डंजन के एंट्रेंस पर, जहां काफी सारे एडवेंचरर्स का क्राउड जमा होता है। एलन नोटिस करता है कि इस दुनिया में भी इंस्टेंस डंजन्स के बाहर हमेशा भीड़ रहती है। जब एक पार्टी रिक्रूटर उसे इनवाइट करने आता है तो वो एलन का लेवल 15 देखकर तुरंत डर के मारे पीछे हट जाता है। वो दूसरों को वार्न करता है कि ये लड़का लेवल 25 डंजन के लिए बहुत वीक है। एलन इन सब बातों को इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता है कि अपने से 10 लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज से लड़ना ही सबसे एफिशिएंट ग्राइंडिंग मेथड है, थैंक्स टू लेवल डिफरेंस मॉडिफायर। तभी अचानक भीड़ में एक औरत की चीख सुनाई देती है। सबका ध्यान उधर चला जाता है। एक हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन ल्यूकस एक प्रीस्टेस एमा को कॉर्नर करके उससे जबरदस्ती अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। आसपास के एडवेंचरर्स धीरे से बात करते हुए डरते हैं क्योंकि ल्यूकस एक नोटोरियस बुली माना जाता है। अपने लेवल 65 स्टेटस का फायदा उठाकर वो डंजन्स के अंदर अक्सर विमेन को टारगेट करता है। जब एमा उसकी बात मानने से इनकार करती है, सिचुएशन और टेंस हो जाती है। जब एमा ने उसकी बात मानने से मना किया तो लूकस और उसके साथी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एलन ने अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी यूज की। उसने जमीन से एक बड़ा ब्रॉन्ज का हाथ मैनिफेस्ट किया जो सीधा लूकस पर गिरकर उसे मिट्टी में दबा देता है। इसके बाद एलन बिल्कुल कैजुअल तरीके से एमा के पास से गुजरता है और कह देता है कि यह बस एक मिसफायर था जो डिस्टेंस क्राफ्टिंग टेस्ट के दौरान हो गया। ये बात लूकस को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो तुरंत उठकर लाल चेहरे के साथ अपनी बड़ी ब्रॉडस्वॉर्ड निकाल लेता है, तैयार एलन को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एलन सिर्फ लेवल 15 का है, वो रुक जाता है। उसे लगता है कि इतने वीक ओपोनेंट को मारना उसकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो अपनी तलवार वापस रख देता है। जब एलन एमा के साथ वहां से निकलने लगता है, लूकस उनका रास्ता रोक लेता है। वो एक टाइम अटैक चैलेंज प्रपोज करता है। जो डंजन को पहले क्लियर करेगा वो जीतेगा। साथ ही वो धमकी देता है कि अगर वो जीत गया तो एलन को बुरी तरह पीटेगा और एमा को अपना रिवॉर्ड बना लेगा। एमा तुरंत प्रोटेस्ट करती है, कहकर कि यह मैच अनफेयर है, लेकिन एलन बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो कामली बोलता है कि उसे जीतने पर कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए क्योंकि लूकस जैसे स्मॉल फ्राई को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीधा इंसल्ट लूकस को अंदर तक जला देता है। वो एलन को एक एरोगेंट बेवकूफ समझने लगता है जो उनके बीच के मैसिव पावर गैप को समझ ही नहीं रहा। कुछ देर बाद वुल्फ माइन डंजन के एंट्रेंस पर एटमॉस्फेयर काफी टेंस होता है। एलन के सामने लेवल गैप देखकर एमा क्लियरली वरिड होती है क्योंकि एलन सिर्फ लेवल 15 का है जबकि ये डंजन लेवल 25 के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन एलन बिल्कुल काम रहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो शुरू से ही यहां हंट करने का प्लान बना चुका था। जैसे ही वो ब्लू पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं, लूकस फिर से टॉन्ट करता है और कहता है कि एलन जैसे सोलो प्लेयर को कुछ वीक लोगों को रिक्रूट कर लेना चाहिए। एलन थोड़ा रुककर एक और शार्प रिप्लाई देता है। वो कहता है कि एक लेवल 65 होने के बाद भी लूकस को लगता है कि वो अपने फॉलोअर्स के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये बात लूकस को एक्सट्रीम रेज में डाल देती है, जबकि एलन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है।
एमा डिसाइड करती है कि वो एलन को अकेला फेस नहीं करने देगी। वो तुरंत एक डिजिटल पार्टी इनवाइट भेजती है। एलन पहले थोड़ा हेजिटेंट होता है और डिक्लाइन करने का सोचता है, लेकिन एमा उसका हाथ पकड़कर इंसिस्ट करती है। वो कहती है कि करंट सिचुएशन के लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है और एलन को अकेला नहीं जाने देगी। उसकी जिद देखकर एलन फाइनली साय करता है और इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो डंजन में एंटर होने वाले होते हैं, लूकस एक लास्ट वार्निंग देता है जिसमें उसके बुरे इरादे क्लियरली दिखते हैं। वो एमा के लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहता है। डंजन के अंदर जाने से पहले एलन रिकॉर्ड्स चेक करता है और नोट करता है कि फास्टेस्ट क्लियर टाइम थोड़ा 19 मिनट से ऊपर है। वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस रिकॉर्ड को ईजिली तोड़ सकता है। जैसे ही दोनों अंधेरे अजीब से फ्लैशी कॉरिडोर्स में एंटर करते हैं, तुरंत उन पर मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। हाई लेवल बैट्स, कैटरपिलर्स और अनडेड वॉरियर्स उन्हें घेर लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर एमा डर जाती है और उसे लगता है कि उनके पास इस चैलेंज को क्लियर करने का कोई चांस नहीं है। एमा को लग रहा था कि इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एलन ने इस पूरी होड़ को बस स्क्रब्स बताया और कैजुअली उससे कहा कि अपना यूजलेस स्टाफ साइड में रख दे। उसने डिसाइड किया कि अब जब एमा उसकी पार्टी का हिस्सा है तो उसे प्रॉपर्ली फाइट करना होगा। एलन ने अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी एक्टिवेट की और तुरंत एमा के हाथों में 2 सबमशीन गन्स मैनिफेस्ट कर दिए। एमा वेपन का अटैक पावर देखकर शॉक हो गई, लेकिन एलन ने कामली समझाया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ वो ही क्रिएट कर सकता है। उसने सिंपल तरीके से बताया कि बस ट्रिगर दबाना है, बाकी काम वेपन खुद कर लेगा। खुद एलन ने अपनी राइफल्स के साथ मॉन्स्टर मॉब को तेजी से क्लियर करना शुरू कर दिया। एमा ने भी फायर करना स्टार्ट किया, लेकिन जल्दी ही वो रिकॉइल की वजह से स्ट्रगल करने लगी, क्योंकि एलन ने जानबूझकर वेपन्स में हैवी रिकॉइल बिल्ड किया था। एलन ने उससे समझाया कि एनिमीज इतने ज्यादा हैं कि चाहे वो रैंडम फायर भी करे, उसके शॉट्स किसी न किसी को लग ही जाएंगे। उसने उससे ज्यादा बात ना करने और सीधा बॉस की तरफ रश करने को कहा। इसी दौरान डंजन के दूसरे हिस्से में लूकस और उसकी पार्टी भी अपना रास्ता क्लियर कर रहे थे। उसकी टीम का एक मेंबर मेंशन करता है कि लूकस ने जानबूझकर एलन को प्रोवोक किया था, क्योंकि इस डंजन में फर्स्ट टाइम चैलेंजर्स के लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा बॉस स्पॉन होता है। लूकस ये सोचकर मुस्कुराता है कि शायद ये एनकाउंटर एलन को मार देगा और उसे अपनी पहले वाली बेइज्जती का बदला मिल जाएगा। दूसरी तरफ एलन और एमा सिर्फ 10 मिनट के अंदर डंजन के डीपेस्ट चेंबर के स्टोन डोर्स तक पहुंच जाते हैं। एलन कैजुअली कमेंट करता है कि अगर एमा ने रास्ते में इतने ट्रैप्स ट्रिगर ना किए होते तो वो लोग इसे आधे टाइम में फिनिश कर सकते थे। इस जर्नी के दौरान एलन का लेवल 3 बार बढ़ चुका होता है, जबकि एमा सिर्फ 1 लेवल गेन करती है। इससे एलन को रियलाइजेशन होता है कि उसका पैसिव इनकम, जो विलेजर्स उसके वेपन से मॉन्स्टर्स मारकर जनरेट कर रहे हैं, नॉर्मल डंजन ग्राइंडिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। एमा अब एक्साइटेड होकर टाइम अटैक कंप्लीट करना चाहती है और एलन को आगे बढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग चेंबर के दरवाजे खोलते हैं, पर्पल मिस्ट के अंदर से एक नहीं बल्कि 2 मैसिव फिगर्स बाहर आते हैं। उनके सामने क्वीन और किंग वेयरवुल्फ खड़े होते हैं, एक डुअल बॉस एनकाउंटर जो सिर्फ फर्स्ट टाइम चैलेंजेस के लिए होता है। दोनों वेयरवुल्फ्स बहुत तेज स्पीड से अटैक करते हैं, जिससे एलन तुरंत समझ जाता है कि ये एनिमीज गन्स के लिए वर्स्ट मैचअप है, क्योंकि इनकी इवेजन बहुत हाई है। वो एमा को ऑर्डर देता है कि वो सप्रेसिव फायर करे ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल सके। एमा रैपिड फायर करती है, लेकिन मॉन्स्टर्स इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि हर शॉट डॉज कर लेते हैं। सिचुएशन और टफ तब हो जाती है जब दोनों एनिमी स्प्लिट होकर उन्हें फ्लैंक करने लगते हैं। एलन तुरंत डिसीजन लेता है, वो किंग को हैंडल करेगा और क्वीन को एमा के लिए छोड़ देता है। एमा पैनिक हो जाती है और कहती है कि वो मूविंग टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी। तभी क्वीन वेयरवुल्फ हवा में उछलकर अपने क्लॉज के साथ सीधा एमा की तरफ अटैक करती है, लेकिन यही एलन का प्लान होता है। वो बिल्कुल काम रहता है और अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसके हाथ के आसपास एनर्जी पिक्सेलेट होने लगती है, जिससे वो डिस्टेंस से अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अगले ही पल मैजिकल एनर्जी से बने जॉज दोनों वेयरवुल्फ्स के पैरों पर स्नैप हो जाते हैं। ये सडन ट्रैप उन्हें जोर से पकड़ लेता है, उनके फ्लैश में घुस जाता है और खून छिड़कता है। अगले ही मोमेंट में दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर जोर से पटक दिए जाते हैं। एमा काफी डर और शॉक के साथ ये सब देख रही होती है, क्योंकि वो टेरिफाइंग बीस्ट पूरी तरह से इमोबिलाइज हो चुके थे। एलन शांत नज़र से उसकी तरफ देखकर समझाता है कि उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स चाहिए थे, और एमा ने वही काम परफेक्टली कर दिया। प्रीस्टेस अब भी डिसबिलीफ में होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्राफ्टिंग स्किल को इस तरह क्राउड कंट्रोल के लिए यूज किया जा सकता है। एलन खुद अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड होता है, क्योंकि इससे उसके डिस्टेंस क्राफ्टिंग वाले पहले के टेस्ट्स कंफर्म हो जाते हैं।
फिर वो अपना फोकस वापस किंग वेयरवुल्फ पर शिफ्ट करता है और एक ब्लैक हैंडगन निकालता है। अब जब मॉन्स्टर कंप्लीटली बाइंड हो चुका होता है और डॉज नहीं कर सकता, एलन के लिए वो बॉस बस एक नॉर्मल मॉब जैसा बन जाता है। वो ठंडे एक्सप्रेशन के साथ ट्रिगर प्रेस करता है और एक ही शॉट में उसका काम खत्म कर देता है। जैसे ही बॉस का बॉडी पर्पल पार्टिकल्स में डिसॉल्व होता है, एलन नीचे झुककर एक पर्पल मैजिक स्टोन उठा लेता है। तभी एमा उसकी तरफ दौड़ते हुए आती है, एक्साइटमेंट में अपनी सब मशीन गन्स वेव करते हुए बताती है कि उसने क्वीन वेयरवुल्फ को भी फिनिश कर दिया है। इसी मोमेंट पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है जो अनाउंस करती है कि उन्होंने वुल्फ माइन डंजन सिर्फ 9 मिनट और 48 सेकंड्स में क्लियर कर लिया है। ये एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड होता है और एमा खुशी से चमक उठती है। एलन क्वाइटली टाइम नोट करता है और अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि वो बाद में सोलो वापस आएगा ताकि इस रिकॉर्ड को और तोड़कर टॉप स्पॉट खुद ले सके। डंजन कंप्लीट करने के बाद दोनों ब्लू एग्जिट पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि लोकल विलेजर्स दूसरे एडवेंचरर्स का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। जब एलन और एमा भीड़ के बीच से गुजरते हैं, एमा उस सब मशीन गन के बारे में पूछती है जो अभी भी उसके हाथ में होती है। एलन कैजुअली कहता है कि वो उसे रख सकती है और आगे भी यूज कर सकती है। उन दोनों को देखकर आसपास के एडवेंचरर्स में हल्का सा स्टर होता है, क्योंकि वो लोग उन्हें पहले ल्यूकस के साथ हुए आर्ग्यूमेंट से पहचान लेते हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इतनी जल्दी डंजन क्लियर करना इम्पॉसिबल है और शायद ये दोनों चुपके से भाग आए होंगे जब ल्यूकस आसपास नहीं था। एलन रुककर सीधा उनकी तरफ देखता है और कामली करेक्ट करता है कि वो लोग ऑलरेडी डंजन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि अगर वो सच बता दें तो वो ल्यूकस को उनकी कावर्डिस के बारे में नहीं बताएंगे। एलन बिल्कुल अनफेज्ड रहता है और उन्हें कहता है कि पीछे जो रिकॉर्ड क्रिस्टल है उसे चेक कर लें, उनके नाम अब टॉप पर होने चाहिए। शुरू में सब इसे एक जोक समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लेवल 15 क्राफ्टर ना सिर्फ इस डंजन के लिए अंडर लेवल्ड है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही एक आदमी आगे बढ़कर क्रिस्टल को टच करता है, उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। ऑफिशियल रैंकिंग डिस्प्ले होती है और भीड़ एकदम चुप हो जाती है जब वो देखते हैं कि एलन और एमा ने सच में 9 मिनट्स 48 सेकंड्स का नया रिकॉर्ड सेट किया है। किसी को समझ नहीं आता कि एक सपोजिडली वीक क्लास ने ऐसा कैसे कर लिया। तब एलन उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हवा में मल्टीपल गन्स मैनिफेस्ट करता है और कैजुअली हिंट देता है कि उसके यूनिक वेपन्स ही इस सब का रीजन है। एक एडवेंचरर जब सबमशीन गन को चेक करता है तो उसका अटैक पावर 153 देखकर शॉक हो जाता है, जो उनके लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा था। एमा खुशी खुशी वेपन का डेमो देती है, फायरिंग एक्शन मिमिक करते हुए बताती है कि इसे यूज करना कितना ईजी है। धीरे धीरे क्राउड और भी ज्यादा एक्साइटेड और रेस्टलेस हो जाता है। सब लोग उस गियर को पास से देखना चाहते हैं। एलन टाइम वेस्ट ना करने के लिए वहां से निकलने लगता है। जाते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लंबे सफेद बाल, लाल कपड़े और तेज पीली आंखें। वो लड़की चुपचाप उसे इंटेंस नजर से देखती रहती है जब तक एलन भीड़ से दूर गायब नहीं हो जाता। कुछ देर बाद लूकस और उसकी पार्टी डंजन से बाहर निकलते हैं। सब थके हुए होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट भी, क्योंकि उन्होंने डंजन को लगभग 50 मिनट्स में क्लियर किया होता है। लूकस को पूरा यकीन होता है कि उन्होंने टाइम अटैक जीत लिया है। वो अपनी टीम के साथ बैठकर रुकीज का वेट करता है ताकि उन्हें देखकर मजाक उड़ा सके। उसके कंपेनियंस हंसते हुए कहते हैं कि शायद वो दोनों अब तक मर चुके होंगे। तभी एक एडवेंचरर जिसने पहले रिकॉर्ड क्रिस्टल चेक किया था उनके पास आता है और लूकस को बताता है कि उसके ओपोनेंट्स तो कब के जा चुके हैं। पहले लूकस हंसता है और अज्यूम करता है कि वो लोग डर के भाग गए होंगे, लेकिन वो आदमी उसे करेक्ट करता है और कहता है कि उन्होंने सिर्फ क्लियर ही नहीं किया बल्कि हिस्ट्री का सबसे फास्ट टाइम सेट किया है। ये सुनते ही लूकस खुद रिकॉर्ड क्रिस्टल के पास जाता है। जैसे ही वो एलन और एमा का नाम 9 मिनट्स के रिकॉर्ड के साथ देखता है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और पसीना छूटने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि जिस लड़के को वो नीचा समझ रहा था उसने उसे बुरी तरह हरा दिया है। गुस्से और शौक में लूकस घुटनों पर गिरकर जोर से चिल्लाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरी चांदनी से रोशन ऑफिस में, जहां एक आदमी डेस्क पर बैठा होता है। वो एलन और उसके मॉडर्न वेपन्स की फोटोज वाला फाइल रिव्यू कर रहा होता है। वो नोट करता है कि एलन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सच में डेंजरस है। वो एक मास्क्ड असैसिन को बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो फाइल और एक हैवी कॉइन बैग उसके सामने स्लाइड करता है, क्लियर करते हुए कि एलन अब एक बड़ा टारगेट बन चुका है। आखिर में वो सीधा ऑर्डर देता है, एलन को खत्म करना है। दूसरी तरफ लूकस से पॉसिबल डेंजर को देखते हुए एमा अपनी सेफ्टी के लिए अपना बेस शिफ्ट करने का डिसीजन लेती है। एक वॉल्ड कोर्टयार्ड में खड़ी होकर वो एलन को डीप बो करके उसकी मदद के लिए थैंक करती है।
एलन न्यूट्रल टोन में ऑफर करता है कि अगर ज़रूरत हो तो वो लूकस को खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन एमा शांति से मना कर देती है और कहती है कि एक एडवेंचरर होने के नाते उसे खुद से अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। एलन उसकी डिटर्मिनेशन को रिस्पेक्ट करता है और उसे अलविदा कह देता है। जाते जाते एमा हल्का सा मजाक करते हुए उसे वॉर्न करती है कि वो उसका वुल्फ माइंड का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, और फिर हंसते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जो कंफर्म करता है कि एमा पार्टी से एग्जिट कर चुकी है। कुछ दिनों बाद सीन एक बड़े डेजर्ट कैनियन में शिफ्ट होता है, जहां एलन अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटीज की लिमिट्स टेस्ट करने आता है। अब वो लेवल 24 तक पहुंच चुका होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके आसपास एनर्जी स्वर्ल होने लगती है जैसे ही वो अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसका फ्यूचर एफिशिएंसी इसी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। तभी एक पावरफुल ब्लू लाइटनिंग स्ट्राइक जमीन पर गिरती है और उसके सामने धीरे धीरे एक मॉडर्न मिलिट्री लेवल का क्रिएशन शेप लेने लगता है। एलन के सामने एक मॉडर्न मिलिट्री टैंक मटेरियलाइज हो जाता है। वो पहले उसका एक्सटीरियर चेक करता है और कंफर्म करता है कि सब कुछ परफेक्टली रेप्लिकेट हुआ है। फिर वो कॉकपिट के अंदर चढ़ जाता है और देखकर खुश होता है कि मॉनिटर्स और कंट्रोल्स भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो टैंक को आगे मूव करने का कमांड देता है, व्हीकल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तब एलन को रियलाइजेशन होता है कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे गन्स और ट्रैप्स तो बना सकता है, लेकिन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैसोलीन जैसी अमॉर्फस चीजें क्रिएट नहीं कर सकता। ये फेलियर उसके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही इस पॉसिबिलिटी के लिए रेडी था। एलन तुरंत एक सोल्यूशन सोचता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मैजिक स्टोन्स एक जनरल पर्पस एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होते हैं, इसलिए थ्योरेटिकली उसके मॉडर्न मशीन्स भी इनसे चल सकते हैं। वो डैशबोर्ड के स्लॉट में एक ग्रीन मैजिक स्टोन इंसर्ट करता है। जैसे ही स्टोन फिट होता है, टैंक जिंदा हो उठता है और जोर से गरजता हुआ आगे बढ़ने लगता है, आसपास की मिट्टी उड़ाता हुआ। लेकिन ये सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ ही देर में इंजन रुक जाता है और स्मोक निकलने लगता है। जब एलन स्लॉट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मैजिक स्टोन टूटकर बेकार टुकड़ों में बदल चुका है। इससे वो कंक्लूड करता है कि अभी उसकी पर्सनल पावर इतनी नहीं है कि वो टैंक जैसे बड़े मशीन को सस्टेन कर सके। ऐसे लार्ज स्केल क्रिएशन के लिए उसे हायर क्वालिटी मैजिक स्टोन्स की जरूरत होगी, जो अभी उसके पास नहीं है। अगले ही मोमेंट टैंक पिक्सल्स में डिसॉल्व हो जाता है और एलन कैनियन में अकेला रह जाता है। इस सेटबैक के बाद भी एलन डिस्करेज नहीं होता, बल्कि वो इस बात से मोटिवेटेड होता है कि मैजिक स्टोन्स एक्चुअली पावर सोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। इस बार वो डिसाइड करता है कि वो कुछ छोटा ट्राई करेगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक वॉइस रिकग्निशन ड्रोन क्राफ्ट करता है जिसमें 4 रोटर्स लगे होते हैं। उसके कमांड पर ड्रोन आसमान में उड़ने लगता है। एलन एक टैबलेट पर लाइव वीडियो फीड देखते हुए उसे कंट्रोल करता है। वो नोट करता है कि अगर इस ड्रोन को वेपन से इक्विप किया जाए तो ये कॉम्बैट में भी काफी यूजफुल हो सकता है। तभी फुटेज देखते वक्त उसकी नजर कुछ सिलुएट्स पे पड़ती है जो पास के पत्थरों के पीछे छुपे हुए होते हैं। एलन तुरंत समझ जाता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उसे वुल्फ माइंड वाले थग्स याद आते हैं और वो इन नए लोगों से आने वाली स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट को भी फील करता है। ये सिचुएशन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। सीधा रिएक्ट करते हुए एलन एक ड्रम मैगजीन वाला सब मशीन गन मैनिफेस्ट करता है और उन हिडन फिगर्स की तरफ दौड़ पड़ता है, ताकि डायरेक्टली उनसे पूछ सके कि उनका इरादा क्या है। ऊपर एक लेज पर 5 क्लोक्ड असासिन्स उसे आते हुए देखते हैं। वो सब लेवल 65 के एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स होते हैं और अज्यूम करते हैं कि इतने लो लेवल प्लेयर को उनकी प्रेजेंस का पता नहीं चल सकता, क्योंकि उनके पास पैसिव स्टेल्थ स्किल्स हैं। लेकिन उनकी ये सोच तब टूट जाती है जब एलन अचानक उनके पीछे अपीयर हो जाता है। सब शॉक में पीछे हट जाते हैं। उनका लीडर, जो पर्पल मास्क पहने हुआ होता है, तुरंत ऑर्डर देता है कि लड़के को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक असैसिन कंसर्न एक्सप्रेस करता है एलन के वेपन की स्पीड को लेकर, लेकिन लीडर उस बात को इग्नोर कर देता है। वो गलत अजम्पशन बना लेता है कि एलन के गन्स ह्यूमंस को डैमेज नहीं कर सकते, और अपनी टीम को याद दिलाता है कि उनका टारगेट अभी सिर्फ लेवल 20s में है। एलन उन सबको ठंडी नजर से देखता है और कामली कहता है कि लीडर गलत सोच रहा है। वो उसे सीधा इडियट भी कह देता है। असैसिन्स तुरंत एलन को कैनियन के एज पर सराउंड कर लेते हैं और उनका लीडर फाइनल मूव के लिए तैयार हो जाता है। असासिन्स अपनी जगह से अचानक वैनिश हो जाते हैं और उनका लीडर मजाक उड़ाते हुए अपनी टीम को कावर्ड्स कह के प्रोवोक करता है, जैसे वो एलन को कंफ्यूज करना चाहता हो। एलन तुरंत समझ जाता है कि वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल से डील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल काम रहता है, क्योंकि उसने पहले ही रैपिड फायर के लिए सूटेबल वेपन चूज किया होता है। अचानक एक असासिन पीछे से हवा में उछलकर ब्लेड के साथ अटैक करता है, ये बोलते हुए कि गन उसे स्क्रैच तक नहीं कर पाएगी। एलन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वो मुड़कर सीधा ट्रिगर दबा देता है। सब मशीन गन तेज फ्लैशेस के साथ फायर करती है और कुछ ही सेकंड्स में 5 असासिन्स गोलियों से रिडल्ड हो जाते हैं।
डेजर्ट की जमीन पर खून फैल जाता है और सब एक एक करके गिर पड़ते हैं। उन्हें गिरते देख एलन ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर उन्हें किसी ऐसे इंसान को चैलेंज करना था जिसके पास सब मशीन गन हो, तो उन्हें बेटर प्लान बनाना चाहिए था। वो धीरे से उनके लीडर के पास जाता है, जो जमीन पर पड़े हुए डिसबिलीफ में कांप रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि बुलेट्स एक्चुअली उसे डैमेज कैसे कर रही हैं। एलन उसे एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली वो अपने वेपन्स पर सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन रखता है ताकि ह्यूमंस को एक्सीडेंटली हार्म ना हो, लेकिन इस बार उसने शुरू से ही उन पर डाउट होने की वजह से वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। फिर एलन गन का बैरल उसके सर पर रखकर सीधा पूछता है कि उन्हें किसने हायर किया है। लीडर एक क्रीपी सी स्माइल के साथ जवाब देता है कि असासिन्स का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना होता है। वो ये भी बताता है कि शायद एलन ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई बड़ा आदमी उसे मरवाना चाहता है क्योंकि वो अब बहुत पावरफुल हो चुका है। एलन और डिटेल्स पूछ पाता उससे पहले ही असैसिन एक हिडन पॉइजन पिल बाइट कर लेता है और तुरंत मर जाता है। उसका बॉडी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है और एलन वहां खड़ा कंफ्यूज रह जाता है। वो सोचने लगता है कि एक लेवल 24 प्लेयर से इतना डर किसी को क्यों होगा। इसी बीच उसके पास एक लड़की अपीयर होती है, लंबे सफ़ेद बाल और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस के साथ। वो एलन की तारीफ करती है कि उसने एक्सपीरियंस्ड असैसिन्स को हरा दिया। एलन तुरंत सस्पिशियस होकर पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ है, लेकिन लड़की हंसती है और कहती है कि वो एक्चुअली उसकी साइड पर है। वो अपना नाम मेलिसा बताती है और एक पार्टनरशिप का प्रपोजल देती है। उसका कहना होता है कि अगर दोनों टीम अप करें तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। एलन बिना सोचे समझे उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और सीधा कहता है कि उसे टीम वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ना अब ना कभी। लेकिन उसके दिमाग में एक पल के लिए एमा के साथ का एक्सपीरियंस फ्लैश होता है, जब वो वुल्फ माइंड में उसके साथ फाइट कर रहा था। इससे वो इंटरनली एक्सेप्ट करता है कि कम से कम एक बार उसने किसी के साथ काम किया है। मेलिसा उसके रूड बिहेवियर से थोड़ी इरिटेट होती है, लेकिन तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। वो असैसिन्स के रिमेन्स के पास खड़ी होकर रिवील करती है कि उसे पता है कि उन्हें किसने हायर किया था। वो ऑफर करती है कि अगर एलन उसके साथ कोऑपरेट करे तो वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। ये सुनते ही एलन रुक जाता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ मुड़ता है। मेलिसा पहले कंफर्म करना चाहती है कि क्या वो वही एडवेंचरर है जिसने वुल्फ माइंड का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ा था। एलन इस सवाल को अननेसेसरी बताता है और कहता है कि वो बस उसका स्टेटस चेक कर ले। तब मेलिसा पॉइंट आउट करती है कि एलन ने अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक व्यू से हाइड कर रखी है। तब एलन रियलाइज करता है कि शायद उसने अपनी बढ़ती फेम की वजह से ये सेटिंग अननोइंगली ऑन करती होगी। वो तुरंत अपना इंटरफेस एडजस्ट करता है और अपना स्टेटस रिवील कर देता है। जैसे ही उसका स्टेटस स्क्रीन विजिबल होता है, मेलिसा उसे ध्यान से देखने लगती है। मेलिसा एलन का स्टेटस देखकर शॉक हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो इंसान इतनी हाई लेवल डंजन को रिकॉर्ड टाइम में क्लियर कर चुका है, वो सिर्फ लेवल 24 का है। वो अंदर ही अंदर एडमिट करती है कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि एलन कम से कम लेवल 80 का होगा, इसलिए ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। फेयरनेस के लिए मेलिसा अपना स्टेटस भी रिवील करती है, जिससे पता चलता है कि वो लेवल 50 की एक सॉर्सरर है। इंट्रोडक्शंस कंप्लीट होने के बाद एलन सीधा बात को वापस उस हिट पर ले आता है जो उस पर लगाया गया था। मेलिसा कंफर्म करती है कि वो कल्प्रिट का नाम बताएगी, लेकिन उसके बदले में उसे एलन से कुछ चाहिए। वो आसमान की तरफ इशारा करती है, जहां बादलों के ऊपर एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, क्रिस्टल स्काई कैसल, जो एक टॉप टियर डंजन माना जाता है और जिसका रेकमेंडेड लेवल 50 है। वो एलन को समझाती है कि ये डंजन बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ रैंडम मॉन्स्टर्स और बॉसेस की वैरायटी होती है, जिसे किसी स्पेसिफिक एनकाउंटर के लिए प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कैसल ट्रैप्स से भरा हुआ है, जो एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स को भी इंस्टेंट मार सकते हैं, इसलिए इसकी डिफिकल्टी एक्सट्रीम कैटेगरी में आती है। मेलिसा आगे बताती है कि डंजन के सबसे नीचे क्रिस्टल ड्रैगन होता है, जो बाकी सब बॉसेस से बिल्कुल अलग लेवल का है। उसका मेन गोल है उस ड्रैगन से गिरने वाला जेड ड्रैगन ऑर्ब हासिल करना, एक टॉप टियर मटेरियल। वो चाहती है कि एलन उसकी मदद करे इस आइटम को ऑब्टेन करने में। अंदर से वो डाउट करती है कि एक लेवल 24 प्लेयर ऐसी जगह सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं, लेकिन एलन बिना एक सेकंड वेस्ट किए डील एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी ये इंस्टेंट अग्रीमेंट मेलिसा को शॉक कर देती है और वो सोचती है कि शायद उसने उसकी वार्निंग्स ध्यान से सुनी ही नहीं। एलन कैजुअली उसकी कंसर्न्स को डिसमिस कर देता है और कहता है कि शायद उसे उस डंजन के बारे में मेलिसा से भी ज्यादा नॉलेज है। अपने मन में वो याद करता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में वो इस कैसल को कई बार क्लियर कर चुका है।
वो डिसाइड करता है कि फिलहाल मेलिसा के साथ कोऑपरेट करना ठीक रहेगा, क्योंकि उसे सबसे पहले उस इंसान को एलिमिनेट करना है जो उसके पीछे पड़ा है, ताकि वो बिना इंटरप्शन के अपनी ग्राइंडिंग कंटिन्यू कर सके। जैसे ही वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं, मेलिसा उसे रोककर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि कैसल इतनी हाइट पर है कि नॉर्मली एडवेंचरर्स को वहां पहुंचने के लिए गवर्नमेंट से टेलीपोर्टेशन राइट लेना पड़ता है। एलन इसे नॉर्मल गेम के टेलीपोर्टेशन एनपीसी सिस्टम से कंपेयर करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस राइट के लिए मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट 40 है। क्योंकि एलन अभी सिर्फ लेवल 24 का है, मेलिसा को लगता है कि वो लोग फंस गए हैं। वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि सिर्फ 2 लोगों की पार्टी काफी नहीं होगी, उन्हें एक टैंक चाहिए डिफेंस के लिए और एक हीलर बफ्स के लिए। एक सॉर्सरर होने के नाते वो बताती है कि उसका फोकस एरिया ऑफ इफेक्ट मैजिक पर है, इसलिए वो सिंगल टारगेट डैमेज में उतनी इफेक्टिव नहीं है, स्पेशली बॉस फाइट के लिए। मेलिसा सजेस्ट करती है कि वो अगले 3 महीने एलन का लेवल ग्राइंड करके 40 तक ले आए, फिर कैसल अटेम्प्ट करें। लेकिन एलन सीधा मना कर देता है। वो क्लियरली बोलता है कि उसका गोल है दुनिया का पहला इंसान बनना जो लेवल 999 तक पहुंचता है, और वो ऐसे छोटे ऑब्स्टिकल्स जैसे लेवल रिक्वायरमेंट की वजह से रुकने वाला नहीं है। मेलिसा इस बात को अनरियलिस्टिक मानती है, लेकिन एलन ऑलरेडी सिचुएशन एनालाइज कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर नॉर्मल फ्लाइट मैजिक से कैसल तक नहीं पहुंच सकते, तो कोई ना कोई फिजिकल मेथड जरूर होगा जिससे बिना टेलीपोर्टेशन राइट के वहां रीच किया जा सके। एलन अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है और एक छोटा 4 रोटर ड्रोन बना देता है, जिसे वो एक ब्लू मैजिक स्टोन से पावर देता है। मेलिसा ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ड्रोन तुरंत एक्टिवेट होकर एलन के कमांड्स फॉलो करने लगता है। ड्रोन धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, क्लाउड्स को क्रॉस करता है और सीधा क्रिस्टल स्काई कैसल की आउटर वॉल्स तक पहुंच जाता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि कैसल के आसपास कोई मैजिकल बैरियर नहीं है जो फिजिकल एंट्री को रोक सके। ये देखकर मेलिसा एक्साइटेड हो जाती है और सजेस्ट करती है कि वो लोग इसी ड्रोन का एक बड़ा वर्जन बना लें जो पूरी पार्टी को उठाकर कैसल तक ले जा सके। लेकिन एलन तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो समझाता है कि बड़ा ड्रोन इनएफिशिएंट होगा, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा और क्रैश होने का रिस्क भी हाई होगा। फिर वो मेलिसा को और शॉक करता है, ये कहकर कि उन्हें किसी और पार्टी मेंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी डंजन सोलो क्लियर कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलन रिवील करता है कि वो मैजिक स्टोन्स का यूज़ नहीं करेगा। इस बार वो एक कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी सोर्स यूज़ करेगा। ये सुनकर मेलिसा और भी कंफ्यूज हो जाती है। तब एलन क्लियरली बताता है कि उनकी जर्नी का एनर्जी सोर्स खुद मेलिसा होगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन एलन उसे याद दिलाता है कि एक सॉर्सरर होने के नाते वो फायर और विंड जैसे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। वो प्लान करता है कि उसकी एबिलिटीज़ को ही फ्यूल की तरह यूज़ करेगा। एलन फिर अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है और एक ब्लू डिजिटल पार्टिकल्स के साथ एक नया सेटअप क्रिएट होता है। जमीन पर एक बड़ा विकर बास्केट और वाइट फैब्रिक का पाइल मटेरियलाइज होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक हॉट एयर बलून है। वो मेलिसा को कहता है कि वो बास्केट में चढ़ जाए और अपनी विंड मैजिक यूज करके बलून को इन्फ्लेट करे। मेलिसा अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करती है और ग्रीन विंड मैजिक का एक स्पाइरल क्रिएट करती है जो बलून को सक्सेसफुली फिल कर देता है। उसके बाद एलन समझाता है कि लिफ्ट जनरेट करने के लिए बलून के अंदर की हवा को हीट करना जरूरी है। वो सजेस्ट करता है कि मेलिसा फ्लेम हैंड स्पेल यूज करें, क्योंकि ये कम माना कंज्यूम करता है। जैसे ही मेलिसा अपने हाथों को ऑरेंज फ्लेम से कवर करती है, बलून के अंदर की हवा गर्म होने लगती है और बास्केट धीरे धीरे ग्राउंड से उठ जाता है। सडन लिफ्ट से मेलिसा डर जाती है, लेकिन एलन कामली समझाता है कि ये एयर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। वो वॉर्न करता है कि जब तक वो लोग डंजन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उसे फ्लेम मेंटेन करनी होगी, वरना हवा ठंडी होते ही बलून गिर सकता है। मेलिसा थोड़ी वरिड होती है कि कहीं उसका माना फाइट से पहले ही खत्म ना हो जाए, लेकिन एलन उसे रीएश्योर करता है कि एनिमीज को हैंडल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एलन की ये क्रिएटिविटी और प्लानिंग देखकर मेलिसा के नज़रिए में चेंज आने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद लो लेवल होने के बावजूद एलन सच में इतना केपेबल है कि वो लोग मिलकर इस टॉप टियर डंजन को क्लियर कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों सेफली क्रिस्टल स्काई कैसल के स्टोन गेट्स तक पहुंच जाते हैं। मेलिसा काफी थकी हुई होती है और उसका बॉडी कांप रहा होता है, लेकिन एलन उसकी मेहनत की तारीफ करता है और उसे अप्रिशिएट करता है। जैसे ही वो लोग कैसल के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें पता चलता है कि वहां पहले से ही कई और एडवेंचरर पार्टीज मौजूद हैं। एलन तुरंत समझ जाता है कि ये एक ओपन डंजन है जहां सब लोग एक रेस में होते हैं। वो कंक्लूड करता है कि अगर कोई और पार्टी पहले बॉस तक पहुंचकर क्लियर कर देती है तो उनका चांस खत्म हो जाएगा। इसीलिए एलन डिसाइड करता है कि उन्हें अपनी स्पीड मैक्सिमाइज करनी होगी और तुरंत आगे बढ़ना होगा।
एलन ने डिसाइड किया कि वो वीकर मॉन्स्टर्स को इग्नोर करके सीधा अपने गोल की तरफ रश करेगा। जैसे ही वो दोनों कैसल के अंदर दौड़ते हैं, मेलिसा उसे 3 फ्लोर्स का लेआउट समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब एलन कैजुअली बताता है कि उन्हें लोअर फ्लोर से 3 क्रिस्टल्स कलेक्ट करने होंगे आगे बढ़ने के लिए। जब मेलिसा उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है, एलन हल्का सा मजाक करते हुए आंसर देने से मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि वो खुद भी पहले अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा रही थी। उनकी स्पीड अचानक स्लो हो जाती है जब वो एक कॉर्नर टर्न करते हैं और देखते हैं कि काफी सारे एडवेंचरर्स एक जगह रुक गए हैं। उनका रास्ता एक लेवल 45 अबिस मिनटोर ने ब्लॉक किया होता है। मेलिसा सजेस्ट करती है कि वो लोग कन्फ्रंटेशन अवॉइड करके किसी और फ्लोर से जाएं, लेकिन एलन सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि लॉन्गर रूट लेना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एलन भीड़ के बीच से आगे बढ़ता है और बाकी एडवेंचरर्स को कहता है कि अगर वो फाइट नहीं कर रहे तो साइड हो जाएं। उसका लो लेवल देखकर कुछ वॉरियर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे चैलेंज करते हैं कि वो खुद ही बॉस को हरा के दिखाए। मेलिसा पैनिक में उसे वार्न करती है कि उसका माना अभी रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाएगी, लेकिन एलन बिल्कुल काम रहता है। वो अपने पास से एक सैंडवर्म से मिला मैजिक स्टोन निकालता है और अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है। अगले ही मोमेंट उसके हाथ में एक पावरफुल लॉन्चर अपीयर होता है, जिसका अटैक पावर बोनसेस के साथ 30,000 से भी ज्यादा होता है। जैसे ही मिनटॉर गरजता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, एलन बिना हेजिटेशन के ट्रिगर प्रेस करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो बॉस को तुरंत वेपराइज कर देता है। आसपास के एडवेंचरर्स ये देखकर स्टन रह जाते हैं। नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि बॉस डिफीट हो चुका है और इस विक्ट्री के साथ एलन का लेवल 25 हो जाता है। जब सब लोग अभी भी शॉक में होते हैं, एलन कामली बॉस के रिमेन से येलो क्रिस्टल और एक नया मैजिक स्टोन कलेक्ट करता है। उसके बाद वो बिना रुके आगे बढ़ जाता है, मेलिसा को पीछे छोड़ते हुए। मेलिसा उसके पीछे दौड़ते हुए सोचती है कि क्या क्राफ्टर क्लास वाकई में इतनी वीक है जितना सब लोग कहते हैं, या फिर ये बिल्कुल ऑपोजिट है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक लेज पर पहुंचते हैं जहां से नीचे एक गहरा अंधेरा पिट दिख रहा होता है, जिसे पाथ ऑफ द अबिस कहा जाता है। यहां भी काफी एडवेंचरर्स रुककर खड़े होते हैं क्योंकि आगे का फ्लोर जैसे गायब हो चुका होता है। एलन सिचुएशन देखकर समझता है कि पाथ एक्चुअली गायब नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंट है। वो प्रूफ के लिए देखते हैं कि एक आदमी आगे बढ़ता है और सीधा नीचे गिर जाता है। एलन बताता है कि नॉर्मली लोग स्टाफ यूज करके फ्लोर फील करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करें तो बाकी पार्टीज भी उनका फॉलो करेंगी और उन्हें स्लो कर देंगी। मेलिसा सजेशन देती है कि वो लोग एक ब्रिज बना लें, लेकिन एलन एक्सप्लेन करता है कि अगर ऐसे स्किल्स अलाउड होते तो लोग फ्लाइट मैजिक का यूज करके ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होते। वो मेलिसा को बोलता है कि एक स्पेल कास्ट करके देखें। जैसे ही वो ट्राई करती है, उसे रियलाइज होता है कि इस एरिया में मैजिक और स्किल्स कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसका मतलब ये होता है कि एलन भी यहाँ अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी यूज नहीं कर सकता। फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है, जैसे उसके पास कोई और प्लान हो। वो कामली प्रिपेयर होता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ 2 और क्रिस्टल्स कलेक्ट करने हैं बिफोर दे कैन रीच मिडिल फ्लोर्स। एलन समझ जाता है कि भले ही वो यहाँ अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने इन्वेंट्री से पहले से प्रिपेयर्ड आइटम्स निकाल सकता है। वो एक ब्लू डिजिटल डिवाइस समन करता है जिसमें मल्टीपल लेंसेज लगे होते हैं। इस स्ट्रेंज गैजेट को देखकर मेलिसा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एलन उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि ये डिवाइस उन्हें इनविजिबल पाथ देखने में हेल्प करेगा। उसने बताया कि ये इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करते हैं, जिससे इनविजिबल पाथ का थर्मल सिग्नेचर क्लियरली दिखने लगता है। ये सुनकर मेलिसा शॉक हो जाती है। उसे याद आता है कि हॉट एयर बलून राइड के दौरान जब वो बस व्यू एंजॉय कर रही थी, तब एलन साइलेंटली अपनी क्राफ्टिंग में बिजी था। तब उससे रियलाइज होने लगता है कि एलन को डंजन मैकेनिक्स के बारे में इतनी डीप नॉलेज है जो एक नॉर्मल रूकी के पास होना पॉसिबल ही नहीं लगता। जैसे ही एलन गॉगल्स पहनता है, उसके लिए पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। उसकी नज़र में दुनिया एक ग्रीन ट्रांसलूसेंट मेज बन जाती है, जहां इनविजिबल पाथ क्लियरली विजिबल हो जाता है। टाइम बचाने के लिए एलन बिना वार्निंग के मेलिसा को प्रिंसेस कैरी में उठा लेता है। सडन कॉन्टैक्ट से मेलिसा पैनिक कर जाती है, लेकिन एलन उससे चुप रहने को कहता है ताकि वो अपनी जुबान ना काट ले। उसके बाद वो सीधा हवा में दौड़ना शुरू कर देता है, इनविजिबल पाथ पर फुल स्पीड से रन करते हुए। बाकी एडवेंचरर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े ये सब डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक लो लेवल प्लेयर हवा में उड़ रहा है। मेलिसा बीच बीच में उसे स्लो होने के लिए कहती है, लेकिन एलन बिल्कुल काम रहता है और बिना रुके दूसरी साइड सेफली लैंड कर लेता है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक फोक पर पहुंचते हैं, जहां पाथ 2 डायरेक्शंस में स्प्लिट होता है।
एलन नोट करता है कि दोनों पाथ्स इवेंचुअली क्रिस्टल तक ले जाते हैं, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उन्हें साथ ही रहना चाहिए ताकि मेलिसा सेफ रहे। वो सीधा एडमिट करता है कि अगर मेलिसा मर गई तो उसके पास असैसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन का इकलौता सोर्स खत्म हो जाएगा। इस लॉजिक के साथ वो लोग पाथ ऑफ कंडेमनेशन चूज करते हैं, एक नैरो ब्रिज जहां बड़े ब्लड स्टेन्ड साइड ट्रैप्स इधर उधर स्विंग कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इस एरिया में मैजिक रिस्ट्रिक्शन हट चुकी होती है, एलन तुरंत अपनी राइफल निकालता है और कुछ पावरफुल शॉट्स फायर करके सारे ट्रैप्स डिस्ट्रॉय कर देता है। मेलिसा को रिलीफ मिलता है जब वो फील करती है कि उसकी मैजिक भी वापस काम कर रही है। दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और रूम ऑफ प्रेसिपिसेस तक पहुंचते हैं। यहाँ एक बहुत ऊंचा वॉल होता है जो पर्पल स्लिपरी स्लाइम से कवर्ड होता है, जिसे क्लाइंब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मेलिसा सजेस्ट करती है कि वो लोग फिर से बलून यूज कर लें, लेकिन एलन कहता है कि इतना बड़ा सल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए ओवरकिल होगा। इस बार वो अपनी क्राफ्ट स्किल यूज करके एक वर्टिकल मेटल प्लेटफॉर्म बनाता है जिसमें रेलिंग्स और एक कंट्रोल पैनल होता है। वो मेलिसा को बताता है कि ये एक एलिवेटर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसके लिए बिल्कुल नया होता है। एलन एक बटन प्रेस करता है और प्लेटफॉर्म सीधा ऊपर मूव करने लगता है। कुछ ही मोमेंट्स में वो लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं और सेकंड क्रिस्टल सक्सेसफुली कलेक्ट कर लेते हैं। अब फाइनल क्रिस्टल के लिए वो लोग रूम ऑफ द पॉइजन स्वैम्प में एंटर करते हैं, जहां एक बड़ा ग्रीन टॉक्सिक लेक होता है। मेलिसा एक्सपेक्ट करती है कि एलन फिर कोई एडवांस्ड इन्वेंशन बनाएगा, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक सिंपल वुडन रोइंग बोट क्राफ्ट करता है। थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर वो उसे देखती है, लेकिन एलन एक्सप्लेन करता है कि सिंपल प्रॉब्लम के लिए सिंपल सोल्यूशन बेस्ट होता है, लेकिन वो जानबूझकर ओर्स नहीं बनाता। इससे मेलिसा को ही इंजन का रोल लेना पड़ता है। वो अपनी विंड मैजिक यूज करके एक वोटेक्स क्रिएट करती है जो बोट को टॉक्सिक लेक के पार पुश करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनका फाइनल क्रिस्टल के पास पहुंचना अब बस कुछ ही देर की बात रह जाती है। मेलिसा को लगता है कि काम का बर्डन थोड़ा अनइवन है, लेकिन फिर भी दोनों जल्दी ही पेरिस्टल तक पहुंच जाते हैं और तीसरा और फाइनल क्रिस्टल ऑब्टेन कर लेते हैं। फ्लोर कंप्लीट होने के बाद मेलिसा पीछे मुड़कर पूरी जर्नी के बारे में सोचती है और रियलाइज करती है कि ये सब एक्सपेक्टेड से काफ़ी ईजी था। जब एलन कैजुअली कहता है कि ये सब क्राफ्टर क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से पॉसिबल हुआ, तब मेलिसा अंदर ही अंदर समझ जाती है कि असली वजह क्लास नहीं बल्कि एलन खुद है। वो उसे दूर जाते हुए देखती है और ये सोचकर हैरान होती है कि शायद वो एक ऐसे एडवेंचरर को देख रही है जो फ्यूचर में हिस्ट्री बनाएगा। कुछ मिनट्स बाद दोनों ट्रांसफर रूम में पहुंचते हैं। एलन तीनों ग्लोइंग क्रिस्टल्स को सेंट्रल पेडिस्टल में इंसर्ट करता है, जिससे एक टेलीपोर्टेशन राइट एक्टिवेट होता है और वो मिडिल फ्लोर्स पर ट्रांसफर हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो एक ब्लू लिट हॉल में खड़े होते हैं, जहां सामने एक डार्क ब्लू स्वॉरिंग पोर्टल होता है। एलन एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब है, जैसे एक डंजन के अंदर दूसरा डंजन हो, बिल्कुल मेटेरियोस का डॉल की तरह। जब मेलिसा क्यूरियस होकर पूछती है कि मेटेरियोस का क्या होता है, एलन हल्का सा स्माइल करके कहता है कि कैसल क्लियर करने के बाद वो उसके लिए एक बना देगा। लेकिन पोर्टल में एंटर करने से पहले मेलिसा का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो एलन को रोककर अपने सीने पर हाथ रखकर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए एक मैच प्रपोज करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने मिडिल फ्लोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर की है। पहला सेक्शन एक डार्क चेंबर है जहां बहुत बड़े नंबर में वीक मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं। क्योंकि डंजन उन किल्स को काउंट करता है, वो कॉन्फिडेंटली सजेस्ट करती है कि दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, कौन ज्यादा मॉन्स्टर्स डिफीट करता है। एलन पहले उसकी तरफ सीधा देखकर कहता है कि ये कंडीशंस उसके फेवर में है, क्योंकि सॉसरर क्लास एरिया ऑफ अफेक्ट अटैक्स के लिए परफेक्ट है, जबकि उसके फायर आर्म्स यूजुअली सिंगल टारगेट के लिए होते हैं। लेकिन मेलिसा प्रोवोक करते हुए कहती है कि उसकी मैजिक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है और वो अपनी क्लास की असली पावर प्रूव करना चाहती है। एलन कामली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, ये सोचकर कि थोड़ा कंपटीशन उनकी स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा देगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि जो हारेगा वो विनर को एक टॉप शेल्फ पोशन ट्रीट करेगा। जैसे ही वो मिडिल सेक्शन के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं, उनके सामने अंधेरे में 1500 मॉन्स्टर्स की एक मैसिव होर्ड रेडी खड़ी होती है। ट्रायल शुरू होते ही मेलिसा तुरंत एक्शन लेती है। वो अपने आप को डार्क एनर्जी से सराउंड करती है और एक पावरफुल स्पेल ब्लैक नेबुला कास्ट करती है, जो एक मैसिव पर्पल एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वो अपनी क्लियरिंग पावर को लेकर कॉन्फिडेंट फील करती है। लेकिन एलन तुरंत आगे बढ़ता है और अपनी क्राफ्ट स्किल यूज करके एक ह्यूज कैटलिंग गन मैनिफेस्ट करता है, जिसका अटैक पावर 500 होता है। हेवी वेपन होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ऑटोमेटिक रीलोडिंग और इनसेन फायर रेट की वजह से वो मॉन्स्टर्स की लाइंस को आसानी से टीयर करता चला जाता है। ये सब देखकर मेलिसा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल मैजिक से बिल्कुल अलग लेवल की होती है।
वो हार मानने को रेडी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एफिशिएंसी का गैप क्लियरली विजिबल हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर ही सिचुएशन इतनी क्लियर हो जाती है कि कंपटीशन का रिजल्ट ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है। कुछ ही देर बाद स्कोरबोर्ड फाइनल रिजल्ट्स शो करता है। एलन ने टोटल 811 किल्स सिक्योर किए होते हैं, जबकि मेलिसा सिर्फ 689 तक ही पहुंच पाती है। एलन डिफीटेड होर्ड के बीच कामली खड़ा होता है, जबकि मेलिसा थककर जमीन पर बैठ जाती है, अपनी ही स्पेशलिटी में हार को एक्सेप्ट करते हुए। एलन कैजुअली उससे कहता है कि इतना डाउन फील करने की जरूरत नहीं है, बस उसने गलत ओपोनेंट चूज कर लिया था। मेलिसा चुपचाप उसे दूर जाते हुए देखती है और अब पूरी तरह समझ जाती है कि एलन एक नॉर्मल प्लेयर नहीं, बल्कि एक ऐसा आउटलायर है जो इस दुनिया के लॉजिक को ही तोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों सेकंड मिडिल फ्लोर के स्टोन हॉल्स में एंटर करते हैं। एलन आइडेंटिफाई करता है कि ये लास्ट हर्डल है क्रिस्टल ड्रैगन के चेंबर से पहले। मेलिसा कमेंट करती है कि इतनी हाई डिफिकल्टी डंजन भी एलन के साथ सरप्राइजिंगली इजी लग रही है, लेकिन उनकी बात अचानक रुक जाती है जब हॉल के एंड पर एक ब्राइट लाइट फ्लैश होती है। वहां से एक मैसिव क्रिस्टल ओगर एक क्रिस्टल मैंटिकोर पर राइड करते हुए सामने आता है। दोनों लेवल 50 के होते हैं। मेलिसा तुरंत अज्यूम करती है कि उन्हें इन दोनों को अलग करना होगा ताकि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैंडल किए जा सकें, लेकिन एलन एक सीधा सोल्यूशन चूज करता है। वो अपनी क्राफ्ट स्किल से एक स्लीक ब्लैक रॉकेट लॉन्चर बना देता है। मेलिसा नोटिस करती है कि इस वेपन का अटैक पावर 16,000 है, जो उसके पहले वाले लॉन्चर से कम है। एलन एक्सप्लेन करता है कि ये एक स्टैंडर्ड बिल्ड है, ओवर बूस्टेड मैजिक स्टोन वर्जन नहीं, इसलिए ये एक शॉट के बाद ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही बॉसेस चार्ज करते हैं, एलन ऑब्जर्व करता है कि मैंटिकोर का इवेजन हाई है, इसलिए डायरेक्ट अटैक वेस्ट हो सकता है। वो तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज करता है और मेलिसा को कहता है कि वो अपनी आइस मैजिक से ग्राउंड फ्रीज करे। जैसे ही फ्लो स्लिपरी आइस में कन्वर्ट होता है, चार्जिंग मैंटिकोर अपनी मोमेंटम मेंटेन करने के लिए हवा में लीप करता है। ये एग्जैक्टली एलन का प्लान होता है, क्योंकि बिना विंग्स के क्रीचर मिड एयर में अपनी डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकता। एलन परफेक्ट टाइमिंग के साथ डायरेक्ट हिट एम करता है, लेकिन सिचुएशन ट्विस्ट हो जाती है। ओगर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो मैंटिकोर की बैक को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करके और ऊपर जंप कर जाता है। रॉकेट मैंटिकोर को मैसिव एक्सप्लोजन के साथ वेपराइज कर देता है, लेकिन ओगर बिल्कुल सेफ रहता है और सीलिंग से सीधा एलन की तरफ अपना क्लब लेकर डिसेंड करने लगता है। ये मूवमेंट पैटर्न एलन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि ये गेम के नॉर्मल लॉजिक के अगेंस्ट है। जैसे ही ओगर का शैडो उस पर पड़ता है, मेलिसा पैनिक हो जाती है। उसे पता होता है कि एलन सिर्फ लेवल 25 का है और उसके पास प्रॉपर डिफेंसिव आर्मर भी नहीं है। एक ही हिट उसे इंस्टेंटली किल कर सकता है। डेस्पिरेशन में वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, ये सोचकर कि वो उसके लिए हिट ले लेगी, लेकिन तुरंत ही उसे रियलाइज होता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। वो पैनिक में हाथ बढ़ाकर एलन का नाम चिल्लाती है, जबकि क्रिस्टल ओगर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइनल ब्लो देने के लिए नीचे गिर रहा होता है। इस डेडली सिचुएशन के बावजूद एलन बिल्कुल काम रहता है। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं और सीधा ऊपर ओगर की तरफ हैंडगन एम करता है। उसके माइंड में ये क्लियर होता है कि ओगर ने पहले मैंटिकोर को यूज करके उसका अटैक डॉज किया था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अचानक एक एक्सप्लोजन पूरे एरिया को कवर कर लेता है और उसके तुरंत बाद एक डिजिटल नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उसका वेपन रीलोड हो रहा है। एलन बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसने अपने प्लान में इस एग्जैक्ट टाइमिंग को पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। कुछ ही सेकंड्स बाद एक और मैसिव एक्सप्लोजन होता है, इतना इंटेंस कि मेलिसा को अपनी आंखों को शील्ड करना पड़ता है। जब धुआं क्लियर होता है, एक नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि एलन लेवल 26 तक पहुंच चुका है। वो हल्की सी रिलीफ की सांस लेता है, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। मेलिसा वाइड आइज के साथ उसे देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि एलन ने दोबारा फायर कैसे किया, जबकि उसे लगा था कि एमो खत्म हो चुका है। तब एलन एक्सप्लेन करता है कि उसके रॉकेट लॉन्चर में ऑटो रीलोड फंक्शन है, जो एमो 0 होते ही तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो कैजुअली एडमिट करता है कि सिचुएशन एक्चुअली काफी डेंजरस थी। अगर रीलोड थोड़ा भी लेट होता तो शायद वो मर जाता। मेलिसा को ये अजीब लगता है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन के बाद भी वो इतना काम कैसे है। इस पर एलन एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ इसलिए कंपोज रहता है क्योंकि उसने सेकंड शॉट का प्लान फाइट शुरू होने से पहले ही बना लिया था। बॉस के रिमेन से एक पर्पल मैजिक स्टोन कलेक्ट करने के बाद एलन अपना फोकस उनके फाइनल ऑब्जेक्टिव पर सेट करता है, क्रिस्टल ड्रैगन। मेलिसा उसे देखती है और सोचती है कि उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स देखे हैं, लेकिन किसी में भी इतना एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं था। उसे रियलाइज होता है कि शायद यही वजह है कि हाई रैंकिंग लोग उसकी लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं।
कुछ देर बाद दोनों कैसल के अपर फ्लोर्स पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बड़ा सा ऑर्नेट गोल्डन डोर उनके सामने होता है। मेलिसा मेंटली फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर होने लगती है, लेकिन एलन उसे रोक देता है। वो बताता है कि ये डोर सिर्फ एक इल्यूजन है। इस फ्लोर पर भी पोर्टल सिस्टम यूज होता है, बिल्कुल मिडिल फ्लोर्स की तरह। और क्योंकि पोर्टल अभी विजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि कोई और पार्टी ऑलरेडी अंदर बॉस से फाइट कर रही है। ये सुनकर मेलिसा टेंस हो जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर कोई और पार्टी पहले क्लियर कर गई तो उन्हें सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एलन कामली कहता है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। वो सजेस्ट करता है कि जब तक पोर्टल ओपन नहीं होता तब तक वो लोग बैठकर प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान कर लें। वो मेलिसा को वार्न करता है कि क्रिस्टल ड्रैगन एक एपिक क्लास मॉन्स्टर है, जो नॉर्मल बॉस से भी एक लेवल ऊपर होता है। ऐसे मॉन्स्टर्स के पास यूनिक एबिलिटीज होती हैं। ड्रैगन के केस में उसके पास एक डैमेज कैप है, जो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा डैमेज को नलिफाई कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि एलन की ओवरवेलमिंग फायर पावर यहां उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए वो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाता है। वो मेलिसा को इंस्ट्रक्ट करता है कि फाइट के दौरान स्पॉन होने वाले माइनर एनिमीज को वो हैंडल करेगी, जबकि एलन खुद बॉस और उसके इंस्टेंट किल अटैक को मैनेज करेगा। तभी अचानक वॉल पर ब्लू पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, जो सिग्नल देता है कि प्रीवियस पार्टी की फाइट खत्म हो चुकी है। एलन इमीडिएटली डिड्यूस करता है कि वो लोग शायद अनाइलेट हो गए, क्योंकि बॉस रूम से फाइट स्टार्ट होने के बाद एस्केप पॉसिबल नहीं होता। मेलिसा थोड़ी नर्वस हो जाती है, ये सोचकर कि उन्हें अब एक ऐसे एनिमी का सामना करना है जो एक स्किल्ड टीम को भी खत्म कर चुका है। लेकिन एलन उसे रीअश्योर करता है कि अगर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो उनकी जीत पक्की है। और फिर दोनों बिना हेजिटेशन के उस एक्टिवेटेड पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एलन और मेलिसा जब पोर्टल के अंदर साथ में एंटर करते हैं, तब एलन अपने आप को याद दिलाता है कि जब तक वो लेवल कैप तक पहुंचने वाला पहला इंसान नहीं बन जाता, तब तक उसके लिए मरना ऑप्शन ही नहीं है। पोर्टल की दूसरी साइड वो एक मैसिव कोलिजियम जैसी अरीना में अपीयर होते हैं, जहां हर तरफ फॉलन एडवेंचरर्स की बॉडीज पड़ी होती हैं। सीन काफी ग्रिम होता है, लेकिन उन्हें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। अचानक से जमीन से डार्क एनर्जी इरप्ट होती है और एक कोलोसल क्रिस्टल ड्रैगन सामने आता है, जो अपनी रोर से पूरे एरिया में इमेंस प्रेशर क्रिएट करता है। साथ ही ब्लू स्किन्ड मिनियंस उन्हें सराउंड कर लेते हैं। एलन तुरंत मेलिसा को वार्न करता है कि वो प्रेशर के इन्फ्लुएंस में ना आए। फिर वो अपनी क्राफ्ट स्किल यूज करके एक मैसिव गैटलिंग गन समन करता है और रैपिड फायर के साथ एनिमीज पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो समझ चुका होता है कि डैमेज कैप की वजह से सिंगल हैवी अटैक्स इफेक्टिव नहीं होंगे, इसलिए हाई रेट कंटिन्यूस फायर ही बेस्ट काउंटर है। गैटलिंग गन की बुलेट्स का बराज ड्रैगन और उसके सराउंडिंग्स को सप्रेस करने लगता है। मेलिसा ये सब देखकर इंप्रेस्ड हो जाती है और तुरंत अपनी मैजिक यूज करके सराउंडिंग मॉब्स को क्लियर करना स्टार्ट करती है। लेकिन सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब एलन की गन एक क्लिकिंग साउंड करती है। इसका मतलब एमो खत्म हो गया है। ये ओपनिंग देखते ही क्रिस्टल ड्रैगन हवा में उड़ जाता है और अपना इंस्टेंट किल अटैक प्रिपेयर करता है, ब्लैक डेथ फ्लेम। ड्रैगन के मुंह में पर्पल एनर्जी गैदर होने लगती है। एलन तुरंत मेलिसा को चिल्लाकर पीछे हटने के लिए कहता है। वो आगे जंप करके अपनी क्राफ्ट एबिलिटी से ग्राउंड से एक मैसिव फायर रेजिस्टेंट मेटल शील्ड क्रिएट कर देता है। दोनों उस शील्ड के पीछे कवर लेते हैं। एलन एक्सप्लेन करता है कि जब तक वो डायरेक्ट फ्लेम से बच जाते हैं, तब तक वो इस अटैक को सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही वो अपनी गन के रीलोड होने का वेट करता है, ताकि वो काउंटर अटैक कर सके। लेकिन प्लान फेल होने लगता है जब शील्ड पर क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। एलन शॉक में देखते हुए रियलाइज करता है कि शील्ड की ड्यूरेबिलिटी ड्रैगन के अटैक को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है। अगले ही मोमेंट शील्ड टूट जाता है और उसके फ्रैगमेंट्स दोनों को पीछे थ्रो कर देते हैं, जबकि ड्रैगन अपना अटैक कंटिन्यू रखता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर एलन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो यहां नहीं मरेगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके आसपास मैसिव एनर्जी बोर्ड्स एक्सप्लोड करने लगते हैं। वो अपनी क्राफ्ट स्किल को एक फाइनल डेस्परेट पुश देता है। स्किल एक्टिवेट होने के बाद उसके हाथ में एक रेड मेटल सिलेंडर अपीयर होता है। मेलिसा ये सब देखकर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है और तुरंत पूछती है कि ये क्या चीज है। एलन कामली बताता है कि ये एक मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर है। वो खुद से रीजन करता है कि इस सिचुएशन के लिए ये सबसे लॉजिकल टूल है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसने इस डिवाइस को एक क्रिस्टल ओगर के मैजिक स्टोन के साथ फ्यूज किया है, ताकि ये हाई लेवल थ्रेट हैंडल कर सके। हालांकि वो खुद भी श्योर नहीं होता कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड टूल इतने पावरफुल मॉन्स्टर को रोक पाएगा या नहीं। फिर भी वो अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा करके ड्रैगन के अटैक की तरफ दौड़ पड़ता है। वो नोजल को आगे पॉइंट करता है और एक पावरफुल स्ट्रीम ऑफ प्रेशराइज्ड व्हाइट फोम रिलीज करता है। ये फोम डायरेक्टली ड्रैगन के फ्लेम से टकराता है और इम्पैक्ट से एक शॉक वेव क्रिएट होती है, जो पूरे अटैक को न्यूट्रलाइज कर देती है।
मेलिसा ये सब देखकर स्टन रह जाती है कि एक एपिक लेवल इंस्टेंट डेथ अटैक को इतनी अजीब डिवाइस ने कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। एलन ने कामली एक्सप्लेन किया कि फायर एक्सटिंग्विशर कोई वेपन नहीं बल्कि अपने ओरिजिनल पर्पस के लिए एक सिंपल टूल है। जैसे ही इमीडिएट डेंजर खत्म होता है, वो तुरंत अपनी रीलोडेड हैवी गैटलिंग गन वापस उठाता है और डिक्लेयर करता है कि अब काउंटर अटैक का टाइम है। वो ट्रिगर दबा देता है और रैपिड फायर बुलेट्स की एक हैवी बराज ड्रैगन पर गिरने लगती है। इस कॉन्टिन्यूस डैमेज से ड्रैगन की हेल्थ फास्ट ड्रॉप होने लगती है। स्ट्रैटेजी काम करते देखकर मेलिसा भी आगे बढ़ती है ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। एलन उसे चिल्लाकर कहता है कि वो छोटे मॉन्स्टर्स को इग्नोर करे और सिर्फ बॉस पर फोकस रखे। मेलिसा अपनी मैजिक को एलन के गनफायर के साथ सिंक्रोनाइज करती है और कंबाइंड अटैक से क्रिस्टल ड्रैगन की हेल्थ बार 0 तक पहुंच जाती है। अगले ही मोमेंट ड्रैगन पार्टिकल्स में टूटकर खत्म हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि बॉस डिफीट हो चुका है। एलन का लेवल 27 हो जाता है और मेलिसा लेवल 51 तक पहुंच जाती है। अरीना शांत हो जाता है और मेलिसा नोटिस करती है कि इतनी डेंजरस फाइट के बाद भी एलन बिल्कुल अनफेज्ड लग रहा है। जब वो इस बात का जिक्र करती है, एलन कैजुअली कहता है कि उसके लिए सिर्फ जीत मैटर करती है। उसके बाद वो जमीन से एक नया मैजिक स्टोन उठाता है। जब मेलिसा जेड ड्रैगन ऑर्ब के बारे में पूछती है, एलन उसे एक स्टोन ट्रेजर चेस्ट की तरफ पॉइंट करता है जो बॉस के डिफीट होने के बाद अपीयर हुआ होता है। वो डंजन रिवॉर्ड सिस्टम समझाता है और मेलिसा को चेस्ट ओपन करने देता है। चेस्ट के अंदर से एक रेड पल्सेटिंग हार्ट शेप्ड आर्टिफैक्ट मिलता है, जेड ड्रैगन ऑर्ब। जैसे ही मेलिसा उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, एलन का बिहेवियर अचानक चेंज हो जाता है। वो तुरंत अपनी हैंडगन निकालकर सीधा मेलिसा के सर पर एम करता है। उसकी एक्सप्रेशन सीरियस और कोल्ड हो जाती है। वो वॉर्न करता है कि जैसे ही वो ऑर्ब उठाएगी, डंजन ऑटोमेटिकली उन्हें बाहर वॉप कर देगा और वो उनके बीच हुई डील को नहीं भूला है। वो सीधा डिमांड करता है कि मेलिसा अभी बताए कि असैसिन्स को किसने भेजा था। मेलिसा थोड़ी थककर साय करती है और उसे कहती है कि वो गन नीचे करे क्योंकि वो अपनी बात से मुकरने वाली नहीं है। जैसे ही एलन गन थोड़ा नीचे करता है, मेलिसा एक अनएक्सपेक्टेड बात रिवील करती है। उसे एग्जैक्ट पर्सन का नाम नहीं पता जिसने हेड ऑर्डर किया था। ये सुनकर एलन फिर से गुस्सा हो जाता है और वेपन वापस उठा लेता है। लेकिन मेलिसा तुरंत क्लैरिफाई करती है कि उसने कल्प्रिट ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर ली है। एलन थोड़ा काम होता है और उसकी बात सुनता है। तब मेलिसा रिवील करती है कि जो लोग उसके पीछे पड़े हैं वो एक्चुअली एडवेंचरर गिल्ड के ही मेंबर्स हैं। ये सुनकर एलन जेन्युइनली शॉक हो जाता है क्योंकि गिल्ड का मेन पर्पस तो डीमन किंग को डिफीट करना होता है। मेलिसा एक्सप्लेन करती है कि एलन अपने लेवल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से वो स्टेटस को के लिए थ्रेट बन गया है। अगर डीमन किंग डिफीट हो गया तो दुनिया में शांति आ जाएगी और उसके बाद गिल्ड की इंपॉर्टेंस खत्म हो सकती है। इसी वजह से गिल्ड के कुछ लोग टैलेंटेड एडवेंचरर्स को सीक्रेटली एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि उनकी पावर, पोजीशन और इन्फ्लुएंस बना रहे। एलन को याद आता है कि डेजर्ट में एक असैसिन ने भी कुछ बिग शॉट्स के बारे में मेंशन किया था और अब सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। मेलिसा आगे बताती है कि गिल्ड के अंदर एक स्पेसिफिक फैक्शन है जिसे डीमन किंग्स रेमिनेंट फैक्शन कहा जाता है। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वॉर खत्म हो। वो ये भी क्लैरिफाई करती है कि ये फैक्शन डायरेक्टली डीमन आर्मी के साथ काम नहीं करता, लेकिन इसका लीडर कौन है ये अननोन है। इस ग्रुप के मेंबर्स सिर्फ गिल्ड के हाई ऑफिशियल्स ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, जैसे वेपन मर्चेंट्स, टैवर्न ओनर्स या कोई भी जो ऑनगोइंग वॉर से प्रॉफिट कमा रहा हो। एलन को कॉन्स्पिरेसी का स्केल काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन वो अपना डिटर्मिनेशन लूज नहीं करता। उसने फर्मली कहा कि वो किसी को भी अपने गोल लेवल कैप तक पहुंचने के बीच नहीं आने देगा। फिर उसने मेलिसा से पूछा कि बाकी जो टैलेंटेड एडवेंचरर्स टारगेट हो रहे हैं वो इन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। मेलिसा थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और पहले अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने लगती है, जैसे वो भी एक प्रॉमिसिंग एडवेंचरर है। फिर वो उनके डिफेंसिव मेजर्स एक्सप्लेन करने की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद अचानक एक पावरफुल मैजिकल एनर्जी पूरे स्काई कैसल में प्रेजेंट सभी एडवेंचरर्स को सराउंड कर लेती है और सबको फोर्सफुली ग्राउंड पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ये सडन शिफ्ट सबको कंफ्यूज कर देता है, लेकिन जल्द ही सब समझ जाते हैं कि किसी ने डंजन सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। उनकी कंफ्यूजन शॉक में बदल जाती है जब आसमान में एक अनाउंसमेंट बोर्ड अपीयर होता है जो डिक्लेयर करता है कि एलन और मेलिसा की पार्टी ने बॉस डिफीट कर दिया है। मेलिसा का नाम सुनते ही लोग तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो एक टॉप टियर सॉर्सरर है, लेकिन एलन का नाम देखकर सब पजल्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ 2 लोगों की टीम ने इतनी हाई लेवल डंजन क्लियर कर ली।
कुछ ही मोमेंट्स बाद एलन और मेलिसा क्राउड के सामने अपीयर हो जाते हैं। जब वो दोनों नियर बाय टाउन की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, मेलिसा पूछती है कि एलन इतनी हाइट से कैसे उतरेगा, जबकि वो ऑफिशियल टेलीपोर्टेशन रिचुअल के लेवल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। एलन बिल्कुल कैजुअल रहता है और कहता है कि वो सिंपली एक पैराशूट क्राफ्ट करके नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें हाई लेवल एडवेंचरर्स का एक बड़ा ग्रुप घेर लेता है, जो क्लियर सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुआ होता है। ये एक्सपीरियंस एडवेंचरर्स शॉक में होते हैं कि सिर्फ 2 लोग अपर फ्लोर्स तक पहुंच गए। तुरंत ही वो मेलिसा को हीरो बना देते हैं और उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। पहले तो मेलिसा थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करती है, फिर वो सीधा एलन की तरफ पॉइंट करके कहती है कि असली काम उसने किया है। लेकिन जैसे ही क्राउड एलन का स्टेटस चेक करता है और देखता है कि वो सिर्फ लेवल 27 का क्राफ्टर है, सब लोग उसकी बात को मजाक समझते हैं। वो क्राफ्टर क्लास को वीक और यूजलेस समझते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि इतना लो लेवल प्लेयर कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता। इतने सारे हाई रैंकिंग लोगों की नज़र अपने ऊपर देखकर एलन एक मोमेंट के लिए सोचता है कि ये परफेक्ट चांस है अपने वेपन्स को शोकेस करने का, लेकिन तुरंत ही वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। वो समझ जाता है कि ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करना उसके लिए डेंजरस होगा, स्पेशली जब डीमन किंग्स रेमनेंट फैक्शन ऑलरेडी उसके पीछे है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट को डाउनप्ले करना ही बेटर है। वो डेलिबरेटली झूठ बोलता है और क्राउड को कहता है कि मेलिसा ने अकेली ही ड्रैगन को डिफीट किया, जबकि वो सिर्फ माइनर गिमिक्स हैंडल कर रहा था। मेलिसा पहले तो सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि एलन जानबूझकर उसे क्रेडिट दे रहा है ताकि वो खुद लो प्रोफाइल में रह सके। वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और क्राउड की प्रेज ले लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि उसे पता है कि एक्चुअल में वो बस सपोर्ट रोल में थी। आखिरकार जब वो रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं, दोनों अलग होने की तैयारी करते हैं। मेलिसा डिसाइड करती है कि वो गिल्ड जाकर अपने मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज करेगी, जबकि एलन सीधा एक इन की तरफ बढ़ता है। उसका प्लान होता है कि वो अपने कलेक्टेड स्टोन्स को फिलहाल अपने पास ही रखे और अगले स्टेप्स के लिए क्वाइटली प्रिपेयर करे। एलन ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे कलेक्टेड मैजिक स्टोन्स को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करेगा ताकि अपने नेक्स्ट इन्वेंशंस के लिए रेडी रहे। जब वो और मेलिसा अलग होने लगे, उनका फेयरवेल थोड़ा ब्लंट रहा, जिससे मेलिसा को थोड़ा बुरा लगा। मेलिसा ने एडमिट किया कि उसे लगता है ये अनफेयर है कि उसने अपना डिज़ायर्ड आइटम ले लिया, लेकिन बदले में एलन को सिर्फ वेग इन्फॉर्मेशन ही दी। क्योंकि वो किसी पर फेवर ओ करना पसंद नहीं करती, उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने कनेक्शंस यूज करके डीमन किंग्स रेमनेंट फैक्शन के बारे में थरली इन्वेस्टिगेट करेगी। उसने एलन को सेफ रहने के लिए वॉर्न किया और हल्का सा मजाक करते हुए बोला कि नेक्स्ट टाइम वो उसे कैरी करेगी जब वो साथ हंट करेंगे। एलन बिना ज़्यादा रिएक्ट किए सनलाइट की तरफ चल पड़ता है, जबकि मेलिसा उसे जाते हुए देखती रहती है। ये सोचकर कि उसे अभी भी बिलीव करना मुश्किल लग रहा है कि वो एक लेवल 27 क्राफ्टर से कैरी हुई है। लेकिन कैपिटल की ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक मेलिसा के इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो शैडोज से आने वाली स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट फील करती है। रूफटॉप पर छिपा एक मास्क्ड असासिन अपना बो रेडी करके एलन की बैक पर एम करता है और एरो रिलीज कर देता है। मेलिसा तुरंत वार्निंग चिल्लाती है, जबकि एरो भीड़ भरी स्ट्रीट के बीच एलन की तरफ तेज रफ्तार से आता है। एलन, जो अपने रिफ्लेक्सेस को सालों से ट्रेन करता आया है, एक प्रिसाइज और कैलकुलेटेड डॉज परफॉर्म करता है और अटैक से बच जाता है। असासिन ये देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत रूफटॉप्स के बीच डिसअपियर हो जाता है, इससे पहले कि मेलिसा उसका पीछा कर सके। ये इंसिडेंट क्लियर कर देता है कि गिल्ड का शैडो फैक्शन अब इतना डेस्परेट हो चुका है कि वो सिटी के अंदर भी ओपनली अटैक करने लगा है। एलन समझ जाता है कि अगर ये चलता रहा तो वो फ्रीली मूव या हंट नहीं कर पाएगा बिना कॉन्स्टेंट हरासमेंट के। इस रियलाइजेशन के बाद वो मेलिसा के एक सजेशन के बारे में सोचता है, पर्सिस्टेंट थ्रेट से डील करने के लिए प्रोटेक्शन लेना। शुरू में उसे ये आइडिया एक्सपेंसिव और अनोइंग लगता है, लेकिन अब वो समझ जाता है कि उसे एक परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। वो मेलिसा से कहता है कि वो अपना तरीका खुद डिसाइड करेगा, लेकिन साथ ही ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो दोनों अब ऑफिशियली पार्टी मेंबर्स बन चुके हैं। जब वो अकेले स्ट्रीट से गुजरता है, एलन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। ओरिजिनल गेम में वो हमेशा सोलो प्लेयर था और कंपेनियंस को बर्डन समझता था, जो उसकी एफिशिएंसी कम करते हैं। लेकिन एमा और अब मेलिसा के साथ एक्सपीरियंस के बाद वो थोड़ा सोचने लगता है कि शायद अलाइज होना इतना बुरा नहीं होता। फिर भी वो इस थॉट को साइड कर देता है, क्योंकि अभी उसका मेन फोकस असैसिन्स को डील करना है।